प्यारे बच्चों, आज हम मिशन कोशिश 2021 की वर्कशीट का जो ये प्रथम सप्ताह की वर्कशीट है उस पर बात करेंगे। विषय है सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 7। तो इसमें पहला प्रश्न ए लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित विवरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विवरण लिखा है इसमें कि सूर्य और उसके साथ 8 अन्य ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जैसे जिसमें सूर्य, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शनि, वरुण और अरुण और वरुण शामिल हैं। निम्नलिखित सौर मंडल के संपूर्ण सौर मंडल के केंद्र में सूर्य विराजमान होते हैं और सूर्य ही जो है परिवार का मुखिया होता है। इस प्रकार से इसमें ये चित्र आपको दिया गया है सौर मंडल का। इस वर्कशीट में जरा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं अन्य वीडियोस के माध्यम से ये आपको अभी पूरा दिखाने का प्रयास करूंगी। तो इसमें प्रश्न आया है कि नीचे चित्र के दिए गए चित्र के आधार पर उन बड़े ग्रहों का नाम लिखिए जिनके चित्र नहीं दिखाई जिनके नाम जो है चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इसका नाम है वरुण, अरुण लिखा हुआ है, इन दोनों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। मंगल भी लिखा हुआ है, पृथ्वी लिखा हुआ है, शुक्र लिखा हुआ है, बुध लिखा है, ये सूर्य है। तो इन दोनों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो ये जो बड़ा ग्रह है इसका नाम है बृहस्पति और इसका नाम है शनि। आपने ऐसे लिखने हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बड़े से छोटे या फिर छोटे से बड़े क्रम में इन ग्रहों के नाम कैसे याद किए जाएं उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगी, वो आप अभी देखना। पहले इसको देख लीजिए। इसका बी पार्ट है सूर्य से 8 ग्रहों की दूरी का क्रम। फिर सूर्य से सभी ग्रह एक ही दूरी पर नहीं है, कोई ज्यादा दूर है, कोई कम दूर है। तो जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस प्रकार से मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से इनकी दूरी का क्रम है। तो ये हमने इसमें लिख लिया है कि वरुण जो सबसे दूर है, अरुण है, शनि है, पृथ्वी है, फिर सबसे नजदीक है बुध, सूर्य के। ये सूर्य के नजदीक है। तो पृथ्वी के नजदीक कौन हुए? पृथ्वी के नजदीक मंगल भी है और पृथ्वी के नजदीक शुक्र भी है। तो इस प्रकार से ये ग्रहों का क्रम है। अब जरा सौर मंडल के बारे में आप लोगों को थोड़ा और विस्तार से पढ़ना होगा कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का एक परिवार है, उसको सौर परिवार भी कहते हैं। सौर का आशय है सूर्य, सूर्य का परिवार। सूर्य, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते होंगे? क्योंकि सूर्य के अंदर एक विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है जो उन ग्रहों को अलग अलग शक्ति से अपनी तरफ को खींच रही होती है और ग्रह भी एक दूसरे को किसी न किसी शक्ति के कारण खींचते रहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी की शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसी प्रकार से अन्य ग्रह भी एक दूसरे ग्रह को खींचते हैं और इस प्रकार से वे सारे ग्रह बिना किसी आधार के सौर मंडल में हवा में घूमते रहते हैं। इस प्रकार से आप सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गतियों का अनुमान लगा सकते हो। वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते और उनके सूर्य के चक्कर लगाने के समय भी अलग अलग होते हैं। कोई कितने दिनों में चक्कर लगाए वो आपको अगले पाठ में पढ़ने को मिलेगा। अब इस प्रथम सप्ताह की वर्कशीट का दूसरा पृष्ठ देखिए। इसमें सी जो लिखा हुआ पॉइंट, इसमें इसको पढ़ना है और इसमें लिखा हुआ है कि सौर मंडल में सूर्य के अलावा 8 अन्य ग्रह हैं। 8 ग्रहों के उपग्रह जो है ये इस प्रकार से शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। वो इस तालिका में हमने लिख दिया है और आपको बता भी दिया है इससे पहले कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। इस प्रकार से आप भी इसको भर लेंगे। वरुण के 14 और अरुण के 27, शनि के 27, बृहस्पति के 79, इस प्रकार से आप इनको भर लेंगे। और इसमें डी का जो ऑप्शन है, डी का जो पॉइंट है, ये देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड अर्थात जो भी सौर मंडल, जो भी हमारे वायुमंडल में खगोल
खगोलीय पिंड वो कहलाते हैं, जो भी वायुमंडल में होते हैं और बिना आधार के वो जो है किसी ग्रह या किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, वो खगोलीय पिंड है सब। तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। 8 मिनट में, अर्थात सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंचता है पृथ्वी पर। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, खगोली कहलाती हैं। अब इसमें जो भी चमकते हैं वस्तुएं, सिर्फ उसमें तारा ही चमकीला होता है, सूर्य ही चमकीला होता है। बाकी ग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, वो उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य एक तारा है, विशाल तारा है, बहुत शक्तिशाली तारा है, इसलिए उसके चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश से चमकते, जैसे चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसमें और भी लिखा हुआ है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन में 27 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ये आधा मिट गया है, सूर्य के चारों ओर और भी चक्कर लगाते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। वो ग्रह बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको उल्कापिंड कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एवं उल्कापिंड, मानव निर्मित जो उपग्रह होता है वो एक कृत्रिम उपग्रह या कृत्रिम पिंड कहलाता है, जो मनुष्य ने बनाए हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो वह हमारे पास, हमारे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की कक्षा में भी हमारे मानव निर्मित कई उपग्रहों को भेजा गया है, जो पृथ्वी पर वातावरण का अनुमान लगाते हैं, पृथ्वी का जो है मौसम बताते हैं। ये जो हमारा नेटवर्क वगैरह जो होता है उसके काम में आते हैं। कई प्रकार के काम करने के लिए हमने उपग्रहों को आकाश में भेजा है, पृथ्वी की कक्षा में भेजा है, जो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। खैर, ये दूसरा विषय है, इसको हम दूसरे दिन बताएंगे। अब इसमें क्रम संख्या प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब जरा इस पृष्ठ को भी देखेंगे, जहाँ पर लिखा है कि ग्लोब एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की गतियों का पता चलता है। कि पृथ्वी का झुकाव का पता चलता है, जलमंडल का पता चलता है, स्थलमंडल का पता चलता है, महाद्वीपों का पता चलता है, देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं का पता चलता है। तो ग्लोब के बारे में, ग्लोब आपने देखा होगा, और ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, और उसको हम ग्लोब की सहायता से पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति, जो अपने स्थान पर पृथ्वी घूमती है, उस गति को देख सकते हैं, और उसमें जल और स्थल मंडलों को देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है गतिविधि है, पृथ्वी का झुकाव देख सकते हैं, गति देख सकते हैं, पृथ्वी पर जल मंडल देख सकते हैं, यानी कि हम उपरोक्त सभी देख सकते हैं। तो आप ये सब उपरोक्त सभी, इसमें विकल्प सही होगा। एक और प्रश्न यहाँ पर है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा, यह ग्रहण के बारे में है। तो ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। ग्रहण के बारे में आपने पढ़ा है, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। यानी कि जब सूर्य नहीं दिखाई देता है या कम दिखाई देता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और वो कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तब तो अमावस्या या कुछ और चीज होती है। लेकिन ग्रहण अलग चीज है। जैसे जिस समय चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा या आधा दिखाई देता है, उसको शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। अर्थात जो ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण, वो अधिकतर पूर्णिमा को लगता है। जब चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप में होता है, उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। तो ऐसा क्यों होता होगा? कभी हमको सूर्य कम दिखाई देता है, सूर्य नहीं दिखाई देता, कभी होते हुए भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता होगा? आपने शायद पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम इसमें भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जिसमें लिखा हुआ है कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा इस प्रकार एक सीधी रेखा में आ जाता है, तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो उस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आपको पता है कि ये सारे जो है पृथ्वी और चंद्रमा जो है सूर्य के चक्कर लगा रहे। पहले तो ये चंद्रमा है ना, ये पृथ्वी का चक्कर लगा, ये इसकी कक्षा ऐसे करके है, ऐसी गोल कक्षा है,
ऐसे ही घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर। अब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, अर्थात जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहेगी सूर्य के चारों ओर, वैसे वैसे ये चंद्रमा भी उसके साथ साथ जाता रहेगा। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये तीनों घूमते घूमते एक सीध में आ जाते हैं। अब हम लोग तो पृथ्वी पर हैं, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तो हम ही देखेंगे, हमारी आंखें तो यहाँ से देखेंगी। जब हम सूर्य की ओर को देखते हैं और चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो सूर्य की जो है इधर से इसमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इधर से इसमें छाया हो जाती है। आपने देखा होगा कि सामने जब सूर्य होता है, यहाँ पर अगर कोई पेड़ होगा तो उसकी एक छाया भी बनेगी, तो चंद्रमा की भी छाया बनती है। तो जब हम यहाँ से सूर्य को देखने की कोशिश करते हैं, तो चंद्रमा की वजह से सूर्य नहीं दिखता, चंद्रमा बीच में आ गया। हम यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, चंद्रमा बीच में आ गया। और सूर्य जब हमको कम दिखता है तो पृथ्वी फिर घूम रही है। इस प्रकार से उसकी स्थितियां बदलते रहती हैं। पृथ्वी के किसी भाग से सूर्य कम दिखता है, किसी भाग से ज्यादा दिखता है। तो कहीं पर आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, कहीं पर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है, जहां चंद्रमा से जिस क्षेत्र के लोग, जिस क्षेत्र पर पूरी छाया आ जाती है, वहां से सूर्य और कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वो सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है और हम चंद्रमा के कारण सूर्य को सीधा देख नहीं पाते हैं, तो हमको वो आधा दिखता है, जबकि वो होता पूरा है। चंद्रमा के आ जाने से कम दिखता है, तब वो वहां पर सूर्य ग्रहण होता है। अब ये दूसरी कंडीशन देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, घूमते घूमते ऐसी भी स्थिति आ जाती है। अब ये चंद्रमा इधर से घूम के इधर चला गया और पृथ्वी बीच में आ गई और इधर चंद्रमा है, इधर सूर्य। तो हम तो यहाँ पर हैं, अभी तो हम यहाँ थे, अब हम घूम के इधर आ गए हैं। तो पृथ्वी से जब हम अब इधर देखेंगे तो सूर्य तो पूरा दिखाई देगा, इसमें कोई बाधा नहीं है बीच में। लेकिन इस चंद्रमा पर हमारी छाया पड़ जाएगी। यहाँ पर चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देगा आसमान में, ये सूर्य से सीधे जो किरणें आएंगी वो हमारी छाया इस चंद्रमा पर पड़ जाएगी। तो चंद्रमा हमको जब दिखाई नहीं देगा तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा है तो वहीं पर है, और जब पृथ्वी की गति के कारण फिर हम घूमे और चंद्रमा भी घूमा और धीरे धीरे वो चंद्र ग्रहण भी खत्म हो गया और कुछ देर में हमको चंद्रमा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां होती हैं। आओ चंद्र ग्रहण की स्थिति को कुछ चित्रों के द्वारा समझते हैं। ये आसमान में इस प्रकार से चंद्रमा का दृश्य, कहीं ज्यादा छाया कहीं कम छाया, और ये पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो चंद्र ग्रहण हो गया। आइए सूर्य ग्रहण के भी कुछ मनोरम चित्र देख लेते हैं। बहुत मजेदार बात है जो जानने लायक है, वो इसी प्रथम सप्ताह की वर्कशीट का नंबर 4 पेज है। इसमें पृथ्वी गैसीय पिंड है, वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी में, और भी ग्रहों में क्या इस प्रकार की कुछ गतियां होती हैं। गैसीय पिंड है तो गैस वाला पिंड है, और वायुमंडल अर्थात उसमें हवाएं पाई जाती हैं। वायु में कितनी प्रकार की गैसें होती हैं, आप विज्ञान में पढ़ा होगा। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार से कई प्रकार की गैसें हैं। तो क्या सभी ग्रहों में इस प्रकार की स्थिति होगी? तो स्थल मंडल भी एक होता है। स्थल मंडल का अर्थ है जहां जमीन पाई जाती है। वायुमंडल वही हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, और जल मंडल भी इसमें लिखा, जबकि पृथ्वी पर जल मंडल पाया जाता है। जल अर्थात पानी पाया जाता है। स्थल मंडल भी है। तो इस चार्ट के द्वारा आप ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं। आपने ये लिखना है, जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति में जल भी नहीं पाया, अभी जल का पता नहीं लगा, वैज्ञानिकों ने नहीं लगाया है। वहां पर जमीन का भी कोई पता नहीं, क्योंकि वो एक गैसीय पिंड कह रहे हैं वैज्ञानिक। और वायुमंडल है, जब गैस होगी तो हवा भी होगी, और उसके बाद वहां पर जीव मंडल नहीं है, अर्थात सिर्फ वायु ही वायु है बृहस्पति में। मंगल में जल भी नहीं है, वहां पर स्थल है। मंगल में जमीन है और वहां पर वायु भी है, लेकिन जीव नहीं है। अब पृथ्वी पर जल भी है, स्थल भी है, वायु भी है, और इसलिए यहाँ पर जीव मंडल है।
अब आप ये समझ रहे होंगे कि जीवन के लिए स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए, तब जाकर के कोई जीवन पनप सकता है। इसीलिए बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर अपने उपग्रह भेज करके उनकी फोटो खिंचवा करके पता लगा रहे हैं कि जल, थल और वायुमंडल किन किन ग्रहों पर है, किन किन ग्रहों पर जीवन की संभावना है। तो अभी तक ऐसा कोई भी ग्रह नहीं मिला है जिस पर कि पृथ्वी के समान जीवन की संभावना हो। तो एक और ग्रह शुक्र के बारे में लिखा हुआ है, इसमें जलमंडल भी नहीं है, थल भी नहीं है, सिर्फ वायुमंडल है और जीवमंडल भी नहीं है। तो इन 4 प्रमुख ग्रहों की बात इसमें आई है। तो इनमें वायुमंडल है सब में, स्थल मंडल है मंगल और पृथ्वी में, और जल मंडल है पृथ्वी में, बाकी इनमें जल भी नहीं है, और यहाँ जीव मंडल भी सिर्फ पृथ्वी में ही पाया जाता है। तो इस पर भी आप इस प्रकार से टिक लगा लेंगे और इस प्रश्न संख्या 6 को हल कर लेंगे। उसके बाद है एक और, इसमें F पॉइंट करके इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सौर मंडल का यहाँ पर छपा नहीं है, सूर्य को मुखिया होगा, ये मुखिया, सौर मंडल का मुखिया सूर्य को माना जाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 पर हम क्या लिखेंगे कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें लिखा 15 करोड़ किलोमीटर, और सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर लगाती है। बहुत आसान सा ये सवाल है। और प्रश्न क्रमांक 8 है, चित्र को पहचान कर दिए गए बॉक्स में उसका नाम लिखिए। ये बॉक्स नीचे दिया गया, तो ये चित्र तो ग्लोब है, हम यहाँ पर ग्लोब लिख देंगे। एक और प्रश्न इसमें है, इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर लिखिए। इस चित्र को पहचान करके लिखिए। तो इसमें ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा ऐसे भी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तीर का निशान जो लगा हुआ है, ऐसे घूमेगी चंद्रमा और पृथ्वी ऐसे घूमेगी। तो आप इसको लिखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा है ये। इस चित्र का नाम है पृथ्वी और चंद्रमा की गति। अब इसमें एक पॉइंट है कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती है, उनके नाम लिखिए। तो 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है परिक्रमण। परिक्रमण का आशय है पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य का, जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस गति को परिक्रमण कहते हैं और उसमें उसको 365 दिन लग जाते हैं। और दूसरा है परिभ्रमण, जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है। तो वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। तो बताओ, चंद्रमा तो बहुत ज्यादा घूमता होगा, पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी ऐसे 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 करके घूमती होगी वो। तो चंद्रमा वहीं जाता है जहां जहां पृथ्वी जाती है। तो परिभ्रमण अपनी जगह पर घूमना, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। पृथ्वी की गतियों के कारण क्या बदलाव दिखाई देता है? पृथ्वी जब गति करती है परिक्रमण के कारण, जो वो सूर्य की परिक्रमा करती है उसके कारण तो ऋतुएं बदलती हैं और अपनी जगह पर घूमने के कारण रात और दिन होते हैं। तो ऐसा आप लिख देंगे जैसे हमने लिखा हुआ है। छोटे छोटे संक्षेप में उत्तरों को लिखेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? वो दिन है 365 और 365 दिन 1 वर्ष के बराबर उसकी अवधि मानी गई है। तो आपका ये प्रथम सप्ताह की वर्कशीट जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ग्रहों के बढ़ते हुए क्रम को याद करने के लिए, घटते हुए क्रम को, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, ये याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक खोजी है। वो मैं आपके सामने रखूंगी। अभी पहले आप इसको समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटी पृथ्वी। देखो पृथ्वी तो बहुत छोटी है। और उससे छोटा शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल ग्रह है, मंगल से भी छोटा बुध है। बुध सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह में भी आता है और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है। अब मैंने इसके ऊपर कुछ संख्या लिखी हुई, ये इस प्रकार से सारे ग्रहों के ऊपर लिखी हुई है। तो इसका आशय है 79, अर्थात इस बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर
79 और भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो ग्रह होते हैं, ये सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और कुछ पिंड इनका भी चक्कर लगाते हैं और इनके साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उनको उपग्रह कहते हैं। अर्थात सूर्य एक तारा है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को तो ग्रह कहते हैं, वो 8 हैं संख्या में। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, इन बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध का चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर 79 उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और शनि के 27 उपग्रह हैं, अरुण के भी 27 हैं, और वरुण के भी 14 हैं, और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? हाँ, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आप बोलोगे ये कैसे दिखाई देते हैं? पहले तो ये ग्रह ही कैसे दिखाई देते हैं, फिर उनके उपग्रह कैसे पता लगता है? तो बेटा, खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत शक्तिशाली उपकरणों का आविष्कार किया है। बहुत शक्तिशाली दूरबीन है हमारे पास। जब आप बड़े हो जाओगे तो उन स्थानों पर जा करके आप भी ग्रहों की दशा, ग्रहों को घूमते हुए देख सकते हैं। अब इनमें एक और विशेषता मैंने टिक किया है, जैसे ये मंगल के ऊपर टिक किया है, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल रंग से दिखाने की कोशिश मैंने की है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल पर भी अभी हम पृथ्वी और पृथ्वी के इसमें शुक्र आता, फिर मंगल पर भी हमने उपग्रह भेजे हैं जो कृत्रिम उपग्रह हैं। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। और शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है, इसलिए इसको मैंने 2 रंगों से दिखाने की कोशिश की है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जब आसमान में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहां से उनको पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। और उसके बाद ये इसमें कोई विशेषता हम नहीं दिखा पाए, और ज्योतिष के आधार पर शनि को जो है, शनि का रंग काला दिखाया जाता है, और बृहस्पति का रंग पीला दिखाई जाता है। खैर ये दोनों अलग बातें हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये वैज्ञानिकों ने खोज किया है। पृथ्वी नीली दिखती है, शुक्र सबसे चमकीला तारा है, और मंगल लाल ग्रह कहलाता है, लाल दिखाई देता है। तो अब हमने इनके क्रम को एक युक्ति के तहत, एक ट्रिक के तहत याद करने की कोशिश की है। वह वृष, अरु, वरु, पशु, मंगव, अष्टा। ये दोहे का जैसा इसमें स्वरूप है, भले ही इसमें दोहे का इसमें कोई अर्थ नहीं है। वृष, अरु, वरु, पशु, मंगव, अष्टा, इस प्रकार से इसको बोला जा सकता है। तो वृष हुआ बृहस्पति, ये जो बृहस्पति है। 100 से हुआ शनि। इस 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तालव्य भी लिख सकते हैं और दंते भी लिख सकते हैं। अरु से है अरुण, वरु से है वरुण, प से है पृथ्वी, और शु से है शुक्र, मंगल, और वु से है बुध। अष्टा का आशय है 8 ये ग्रह हैं। वृष, अरु, वरु, पशु, मंगव, अष्टा। आप इस पंक्ति को याद कर लोगे तो आपको क्रम का पता चल जाएगा कि सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटा कौन है। और अष्टा, पहले 9 ग्रहों की, पहले वैज्ञानिकों ने ये खोज किया था कि 9 ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं। तो बाद में पता चला कि वो अरुण और वरुण, यम एक और होता था, अरुण वरुण यम कहते थे। तो बाद में पता चला कि वो अरुण है जो 2 बार दिखाई देता, जिसकी बहुत 2 प्रकार की गतियां हैं, जिसकी जो कभी बहुत दूर दिखाई देता है। तो उस ग्रह को बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा कि यह तो एक ही ग्रह है, ये 2 ग्रह नहीं है, इसलिए अब 8 ग्रह कुल सौर मंडल में माने गए हैं।